पथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं और मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है। आप देख रहे हैं पॉलिटी सेशन अर्थात राजव्यवस्था के तहत हमने मौलिक अधिकारों को शुरू किया था। मौलिक अधिकारों में हम अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 कर चुके हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, वही 13 में एफआर का संरक्षण है। उसके बाद हमने समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया। फिर हम पहुंचे स्वतंत्रता के अधिकार में। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 19 देखा, कल हमने अनुच्छेद 20 देखा, आज हम अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 21 को अगर सीधे तौर पर पढ़ें तो उसमें कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यदि आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें हम देखते हैं, अब अनुच्छेद 21 में लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब अनुच्छेद 21 में नकारात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? नकारात्मक शब्दावली का। आप अब तक जितने अनुच्छेद हैं उनमें कम में ही देखा हुआ आपने कि उसमें नकारात्मक शब्दावली का प्रयोग किया जाए। तो उसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि एक बताइए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। अगर संसद ने कोई विधि बना दी है और उसमें लिख दिया है इस कृत्य के लिए, इस कार्य के लिए यह दंड दिया जाएगा, तो न्यायालय उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें यह पढ़ाया कि जो न्यायालय है संसद द्वारा बनाई गई विधियों का जेआर कर सकता है, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही बात चल रही है। यहां कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही। इसका मतलब सीधा सा यह है कि संसद ने यदि कोई प्रक्रिया बना दी है तो न्यायालय उसका जेआर नहीं कर सकता, उसके अनुसार ही क्या करना होगा, उसे निर्णय देना होगा। इसमें सीधा सा यह मतलब निकलता है कि जेआर की शक्ति प्राप्त नहीं है। केवल इसका मतलब क्या है? कंटेंट का जेआर नहीं होगा। लेकिन यदि संसद ने कोई विधि बनाई तो विधि की कोई ना कोई तो प्रक्रिया होती है बनाने की। अब न्यायालय इसकी जांच तो कर सकता है कि संसद ने जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया है वो संविधान में वर्णित है या नहीं। तो क्या हो सकता है? प्रक्रिया अर्थात प्रोसीजर, प्रक्रिया या प्रोसीजर का जेआर हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल वंचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें यह निहित है कि इसका जेआर अनुच्छेद 21 का जेआर नहीं हो सकता। अब इसमें दो शब्दावलियां आई, दो शब्दावलियों का प्रयोग देख सकते हैं हम। एक होती है, एक शब्दावली होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरी होती है यथोचित विधि प्रक्रिया। दो तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक होती है यथोचित विधि प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। वहीं पर यथोचित विधि प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। किससे लिया गया है? यूएसए के संविधान से। आपको अगर पता हो तो ब्रिटेन में क्या है? संसदीय सर्वोच्चता। क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है। इसका मतलब यदि संसद कोई कानून बना देती है तो वहां पर क्या है? न्यायालय को जेआर नहीं कर सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। इसको हमने बताया था पॉजिटिव विधि। क्या कहते हैं इसे? लॉ या विधि। पॉजिटिव लॉ कहा था हमने इसे।
वहीं पर अगर यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब क्या है, पहले तो यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिकी संविधान में नहीं थी, इसे 5वें और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। अब ये जो यथोचित विधि प्रक्रिया है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्राकृतिक सिद्धांत के न्याय पर कार्य करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है जिससे किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, तो न्यायालय उस पूरी विधि का क्या कर सकता है, जेआर कर सकता है। केवल प्रोसीजर का नहीं, उसके कंटेंट का भी जेआर कर सकता है। और यदि कंटेंट प्राकृतिक सिद्धांत के खिलाफ है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसमें क्या है, जेआर की अनुमति है। इसमें क्या है, जेआर की अनुमति है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित प्रक्रिया में अगर आपको सबसे मूल अंतर समझना है तो आपको यह समझना होगा कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है वो किसको नियंत्रित करती है, और यथोचित विधि प्रक्रिया होती है वो किसको नियंत्रित करती है। अगर हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को देखें, अगर हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को देखें तो यह विधायिका या संसद को नियंत्रित नहीं करती। किसे नियंत्रित करती है? केवल ये, केवल कार्यपालिका के आदेशों को, कार्यपालिका के आदेशों को। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, अगर संसद द्वारा कोई कानून पारित होता है तो उसका जेआर नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि कार्यपालिका कोई आदेश निकालती है तो उसका जेआर किया सकता है और देखा जाता है कि संसद ने जो कानून बनाया क्या उसके अनुसार कार्यपालिका कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अब समस्या क्या है, यदि आपको विधायिका और कार्यपालिका में अंतर नहीं पता है तो आपको समस्या होगी। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देखें जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बारे में बताया गया है। यदि अगर कंटेंट यूट्यूब पर उपस्थित नहीं होगा तो हम पुनः उस कंटेंट को डाल देंगे, तो आप पुनः भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको विधायिका और कार्यपालिका नहीं आती, क्या अंतर होता है इनमें, तो थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी। अब है थोड़ी सी समस्या रहेगी, कभी कभी जीव में थोड़ा सा अटकापन आ जाता है। यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया के तहत मतलब विधायिका और कार्यपालिका दोनों, नहीं नीचे लिखना है आपको, मेरे कैमरे में नहीं आएगा इसलिए ऊपर लेके आऊं मैं इसे। दोनों को नियंत्रित, किसको किया था, दोनों को नियंत्रित, मतलब जीआर किया सकता है, नियंत्रित किया सकता है। मतलब अब आप समझ में आए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया क्या होती है। जब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में था तो भारतीय संविधान सभा में यह बात चर्चा में थी कि हम यथोचित विधि प्रक्रिया को अपनाएं या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाएं। तो जब हमारे संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ तो यथोचित विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया था। जब यथोचित विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया तो समस्या यह आ रही थी कि संविधान सभा के लोग थोड़े से परेशान थे, और परेशान इसलिए थे कि अमेरिका है, वहां पर यथोचित विधि प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, लेकिन अमेरिका एक विकसित हो चुका देश था, एक ऐसा देश था जहां के लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते थे। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां पर अभी उसको निर्माण होना था, और निर्माण होने से पहले ही समस्याएं बहुत थी। पाकिस्तान अलग हो चुका था या अलग होने की स्थिति में आ चुका था, प्रोसेस चल रहा था, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, और अलग अलग जगह के लोग अलग होना चाहते थे, देशी राष्ट्रों के अलग रोने थे, वो तो छोटे छोटे देश बनाना चाहते थे। मैंने आपको भारत कैसे बना इसमें समझाया भी था। तो अगर संविधान सभा इसलिए कंफ्यूज थी कि अगर हमने यथोचित विधि प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया तो क्या होगा, लोग न्यायालय जाने लगेंगे, और न्यायालय को निर्णय क्या किसके आधार पर करना पड़ेगा, संविधान की के अनुसार करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो, विवाद बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे,
विवाद बढ़ेंगे। उन्होंने सारे विवादों को समाप्त करने के लिए, दूसरा जब केंद्र पर कोई ऐसा संकट आए उस समय केंद्र को कोई निर्णय लेना हो, इसलिए उन्होंने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया। बात समझ में आ गई? तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग क्यों किया गया? ताकि भारत की सुरक्षा, अखंडता, एकता बनी रहे और भारत के निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए ऐसा किया गया। और यथोचित प्रक्रिया में के शब्दावली के प्रयोग करने पर शायद कुछ विवाद अधिक बढ़ जाते, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। तो भारतीय संविधान में यथोचित विधि प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। कोई समस्या? अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जो एक गत्यात्मक अनुच्छेद है। गत्यात्मक समझते हो? जो अपने आप विकसित होता गया। अनुच्छेद 21 के तहत पहले केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। 1978 तक संविधान ने इसकी सूक्ष्म व्याख्या की, केवल इस शब्द को ही इसका मूल आत्मा माना, लेकिन मेनका गांधी केस 1978 के बाद इसकी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्या की गई। कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 विवादास्पद भी है और गत्यात्मक भी है। कैसा भी है? और इसकी व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही उदारता बरती है और भिन्न भिन्न संविधानों, भिन्न भिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। चाहे वो सोने का अधिकार हो, चाहे वो जगने का अधिकार हो, चाहे वो गिरफ्तारी से अधिकार हो, चाहे महिलाओं के संरक्षण का अधिकार हो, चाहे मृत्यु का अधिकार हो, सारे अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक गोपालन मामला 1950 में क्या कहा गया उन्होंने, और मेनका गांधी मामला 1978 में क्या बात कही उन्होंने। मतलब दोनों के जब दोनों मामले आ रहे थे तो दृष्टिकोण में चेंज आ रहा था, इसलिए आपको हम इस दृष्टिकोण को समझा रहे हैं। गोपालन मामला 1950, गोपालन मामला 1950 में न्यायालय का दृष्टिकोण संसद मतलब जो विधायिका के पक्ष में था। विधायिका के पक्ष का मतलब क्या? उन्होंने इसकी कोई सूक्ष्म व्याख्या नहीं की, बल्कि इन्होंने कहा कि अनुच्छेद जो 21 है वो केवल किसको नियंत्रित करता है? कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, लेकिन विधायिका की विधि बनाने की शक्ति को नहीं। न्यायपालिका क्या कह रही है? कार्यपालिका के को तो नियंत्रित करता है आदेशों को, लेकिन विधायिका की विधि बनाने की शक्ति को नहीं। अर्थात अगर किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है, अगर हम किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना चाहते हैं तो वंचित कर सकते हैं, लेकिन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? विधि के द्वारा ही हम वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन मेनका गांधी मामला 1978 में जो गोपालन मामले में जो फैसला उन्होंने दिया था उसको उलट दिया। गोपालन मामले के फैसले को क्या किया? इसको उलट दिया और उन्होंने कहा कि मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। यह बात तो उन्होंने दोनों में कही, लेकिन साथ साथ में उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में यह अधिकार शामिल है कि हमें जीवन मिला है वो हम जिए गरिमा के साथ। कैसे जिए? गरिमापूर्ण जीवन जिए। कैसा जिए? गरिमापूर्ण जीवन। कैसे जिए? गरिमापूर्ण जीवन जिए। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति की बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जैसे शिक्षा का अधिकार एक बेसिक अधिकार है, रोजगार का अधिकार बेसिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? और गरिमापूर्ण जीवन अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो, उसका जीवन सार्थक और पूर्ण नहीं हो रहा है। इसी संबंध में न्यायालय ने लगातार व्याख्या की और भिन्न भिन्न अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत परिभाषित करके उन्हें मूल अधिकारों में शामिल किया और इस प्रकार एक लक्ष्य पूरा हुआ
ह्यूमन राइट्स में जितने भी अधिकार दिए गए थे, मानवाधिकारों में जितने भी अधिकार दिए गए थे, जितने भी अधिकार दिए गए थे और जो एफआर में नहीं थे, वे सभी अधिकार अब किसमें शामिल हो गए? वो एफआर में अब शामिल हो गए। किससे? न्यायालय की परिभाषाओं से। अनुच्छेद 21 की परिभाषा उन्होंने इतनी ब्रॉड की कि एचआर के जो अधिकार हमारे एफआर में शामिल नहीं थे, अब वो सभी अधिकार एफआर के द्वारा हमें अनुच्छेद 21 के तहत भारतीयों को मिल चुके हैं न्यायालय के माध्यम से। आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, आप इस न्यायालय के दृष्टिकोण में लिखें, गोपालन मामला 1950 में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या न करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका की कार्रवाइयों को नियंत्रित करता है, ना कि विधायिका की शक्तियों, विधि बनाने की शक्ति को, अर्थात मनमानी पूर्ण कार्रवाइयां को नियंत्रित करता है। लेकिन मेनका गांधी मामला 1978 में न्यायालय ने कहा कि गोपालन मामले में मेनका गांधी मामला 1978 में न्यायालय ने गोपालन मामले में कही गई अपने निर्णय को पलट दिया और न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि जीवन जीने का मतलब केवल ये नहीं है कि जीवन के अस्तित्व और उत्तरजीविता ही बनी रहे, बल्कि जीवन जीने का असली मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीना और साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक पूर्ण करने वाली सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 21 के तहत अब हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याएं। तो पहला हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार। दूर से भी देखो, मैंने क्या नहीं, दूर से भी असर पड़ रहा है मुझ पे। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कैसे बना, इसकी पूरी कहानी बताई जाएगी आपको। तो एक मोहिनी जैन नामक महिला थी, मोहिनी जैन नामक एक महिला थी जो कर्नाटक में पढ़ना चाहती थी मेडिकल कॉलेज में। तो कर्नाटक सरकार ने एक कानून बनाया, कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोविएशन ऑफ कैपिटेशन फीस 1984। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज, कौन से मेडिकल कॉलेज? जो निजी थे। कैसे ये कैसे थे? ये कैसे थे? निजी थे। मेडिकल कॉलेज कैसे थे? ये निजी कॉलेज थे। इनमें सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेज में सरकार ने फीस रखी। उन्होंने कहा जो सरकारी कोटे से आएंगे उन्हें 2000 रुपए, जो कर्नाटक राज्य के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 25,000 रुपए, और जो कर्नाटक से बाहर के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 60,000 रुपए फीस रखी गई। तो अब ये मोहिनी जैन मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन 1984 में 60,000 रुपए बहुत अधिक फीस थी। आज अगर आपको लग रहा हो कि 60,000 रुपए बहुत कम है, और मोहिनी जैन कहां की थी? मोहिनी जैन थी उत्तर प्रदेश की, यूपी की थी, अपने ही प्रदेश की थी। और अपने प्रदेश का इंसान कर्नाटक पढ़ने गया, उसने देखा 60,000 फीस लग रही है। अब दो तरीके थे, या तो फीस देती, और फीस नहीं देते
कुछ और करते हैं। क्या करते हैं? जो यूपी वाले फेमस हैं, हंगामा करते हैं। क्या करते हैं? हंगामा किया। और इन्होंने क्या कहा? ये पहुंच गई न्यायालय। कहां पहुंच गई ये? और न्यायालय पहुंच गई। इन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने की पहली शर्त है। अगर कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहता है तो अगर वह शिक्षित नहीं होगा तो वह कभी भी गरिमापूर्ण जीवन को नहीं जी सकता है। इसलिए मोहिनी जैन ने न्यायालय में एक पिटीशन डाली। उस पिटीशन का नाम था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार 1992। तो मोहिनी जैन ने क्या कहा कि शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने की पहली शर्त क्या है? शिक्षा है। न्यायालय ने माना हाँ भाई सही बात है। अब जब न्यायालय ने मान लिया कि शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, तो न्यायालय ने क्या मान लिया? न्यायालय ने माना कि शिक्षा क्या है? शिक्षा पाने का अधिकार FR है। जब मोहिनी जैन ने यह सब कांड किया, मोहिनी जैन ने किया तो क्या हुआ? न्यायालय ने मान लिया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। जब न्यायालय ने मान लिया तो सरकार पर क्या बढ़ा? दबाव। सरकार पर दबाव बढ़ा और उसी दबाव में सरकार ने एक संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसके तहत एक FR में एक नया अनुच्छेद 21A क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और इसके तहत शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा का अधिकार FR बन गया। FR बन गया। जब शिक्षा का अधिकार FR बना तो 86वें संविधान संशोधन में 2002 के द्वारा कुछ और संशोधन भी किए गए, जो मैं आपको विभिन्न क्लासों में बता चुका हूं। एक संशोधन हुआ अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में पहले क्या लिखा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या लिखा था? 6 से 14 वर्ष के। अब यहां पर क्या कर दिया? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। यह क्या था? DPSP में पहुंच गया अनुच्छेद 45 और 21 और 6 से 14 कहां पर आ गए? 6 से 14 वर्ष के बच्चे अनुच्छेद 21A में आ गए। एक संशोधन और किया गया, 11वां FD जोड़ा गया, 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया, सॉरी मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें लिखा गया बच्चों, आपके बच्चे या आपके जो संरक्षक में हैं, जो बच्चे संरक्षक में हैं, आप उनके माता पिता हैं या प्रतिपाल्य हैं, या तो आप उनके माता पिता हैं या उन्हें आप बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे आपके पास हैं तो उन्हें शिक्षा देने का कर्तव्य आपका है। किसका है? माता पिता का कर्तव्य है। ये 11वां संविधान, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक तो नया अनुच्छेद 21A आया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार किसका होगा? राज्य का। और यह शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क और अनिवार्य। कैसी शिक्षा होगी? ये निःशुल्क होगी और कैसी होगी? अनिवार्य। तो आप अगर भाषा के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 21A में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। इसके अलावा इसमें यह लिखा गया है 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को संरक्षण और शिक्षा पाने का अधिकार और 11वां FD में माता पिता या प्रतिपाल्य पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का कर्तव्य दिया गया है। इस प्रकार हमारा जो शिक्षा का अधिकार का मौलिक अधिकार बना, लेकिन अभी भी सरकार ने संशोधन तो कर दिया था, लेकिन ये अधिकार कैसे मौलिक अधिकार बने और इसको कैसे लोगों तक प्राप्त हो, इसके लिए कानून नहीं बनाया। जब कानून नहीं बनाया, कोई अधिनियम नहीं बनाया,
तो सरकार पर पुनः दबाव पड़ा और सरकार ने फिर इसके 7 साल बाद, कितने साल बाद, 7 वर्ष बाद, 7 का मतलब 7 वर्ष बाद एक अधिनियम बनाया। क्या बनाया? 7 वर्ष बाद एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम। क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 7 सालों में बनाया गया। और इस प्रकार शिक्षा का अधिकार वास्तविक रूप में 2009 में हमारी जनता को, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के बच्चों को प्राप्त हो गया। अब हम आपको एक लिस्ट बनवा देंगे जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से किन किन को मौलिक अधिकार घोषित किया है। जिस प्रकार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, उसी प्रकार अन्य अधिकारों को भी मौलिक अधिकार न्यायालय ने अपने निर्णय में घोषित किया है। तो हम उन्हीं अधिकारों को अब लिखाने वाले हैं। तो आप लिखें, दूसरा पॉइंट है मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। तीसरा पॉइंट है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है आजीविका का अधिकार। अगला पॉइंट है आश्रय का अधिकार। अगला अधिकार है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अगला अधिकार है स्वास्थ्य का अधिकार। अगला अधिकार है निःशुल्क और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अगला अधिकार है एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित मतलब झटपट। अगला अधिकार है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। व्यवहार मतलब बिहेवियर। अगला अधिकार लिखें व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अगला है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। अगला है विदेशी यात्रा का अधिकार। अगला है विदेशी यात्रा का अधिकार। अगला अधिकार है बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। अगला अधिकार है राज्य में बहिष्कृत नहीं होने का अधिकार। अगला अधिकार है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अगला अधिकार है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अगला है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है महिलाओं का शालीन एवं गरिमापूर्ण आचरण पाने का अधिकार। महिलाओं का शालीन एवं गरिमापूर्ण आचरण पाने का अधिकार। अगला अधिकार है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार।
अगला अधिकार है सूचना का अधिकार। अगला अधिकार है प्रतिष्ठा का अधिकार। प्रतिष्ठा का अधिकार। अगला अधिकार है सजा के निर्णय। सजा के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार। अगला अधिकार है शयन का अधिकार। सोने का अधिकार, नींद का अधिकार। शयन माने क्या होता है? सोना। अगला अधिकार है बिजली का अधिकार। बिजली का अधिकार। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 21 का निलंबन किया जा सकता है या नहीं। अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया सकता है। मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया सकता है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मोरारजी सरकार था, जनता पार्टी की सरकार थी। उसने कहा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया सकता है। अब तक आपातकाल 3 बार लगाया गया है। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1975 में। इस प्रकार आपका अनुच्छेद 21 समाप्त हुआ। हमने अनुच्छेद 21 के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। अब हम आपको कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।